राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। सभी पैसेंजर गन देखकर डर जाते हैं और औरत अब चुपचाप बैठ जाती है। वहाँ हमला होता उससे पहले द्राश बॉडीगार्ड सबको देखकर कहता है, ये गन सिर्फ सेफ्टी के लिए है। बॉस को शोर पसंद नहीं है, इसलिए मुझे निकालना पड़ा। ऑफ कोर्स द्रश था भी ऐसा इंसान जिसे रोकना मुश्किल था। एयरपोर्ट पर उसकी चेकिंग करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। सभी द्रश को देखते फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। वहीं सुहानी तो कुछ पल के लिए वहीं जम चुकी थी। सुहानी डर से धीरे धीरे सिर उठाकर देखती है तो उसकी नज़र द्राश की सर्द नज़रों पर जाती है। उसके इतने खतरनाक एक्सप्रेशन को देखकर सुहानी डर से उसे माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी सर। द्राश सुहानी को पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसकी आवाज़ उसे जानी पहचानी लगती है, जिसे द्रश अपना हाथ बढ़ाकर सुहानी का मास्क खोल देता है। सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं सुहानी का चेहरा देखकर द्राश के चेहरे पे गुस्सा उभरने लगता है। द्राश कभी भी किसी के करीब नहीं जाना चाहता और ना ही वह यह चाहता था कि वह किसी लड़की को पाने की चाह रखे। वह हरदम सिर्फ और सिर्फ अपने डैड को जानना चाहता था। सुहानी और ज़्यादा डर रही थी। डर की वजह से वह हिल तक नहीं पा रही थी। द्राश सुहानी के करीब झुकता है और उसके कान में बेहद सर्द आवाज़ में कहता है, गेट रेडी फॉर पनिशमेंट योर होल लाइफ लिटिल लैम। सुहानी उसकी बात सुनकर बुरी तरह से डर जाती है और द्राश सुहानी को अपने साथ सीधा बैठाता है और पहले टेढ़ा बैठी थी, लेकिन अब द्राश ने उसे सीधा बैठा दिया था और अपने सीधा सीट बेल्ट बांध देता है। सुहानी उसे कहती है, प्लीज़ सर, आई एम सॉरी। मैं जानबूझकर आपके पास नहीं आई हूँ। ये मेरा काम है। अगर मुझे पता होता आप आए हैं तो मैं कभी नहीं आती। द्राश उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे कहता है, श्श, चुप। मैंने पहले कहा कि मुझे लड़कियों की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सुहानी चुप हो जाती है। उसकी आंखों में अब आंसू बहने लगते हैं। सभी लोग सुहानी की हालत देख रहे थे, पर द्राश के चेहरे के एक्सप्रेशन की वजह से कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। किसी से गलती से टकराना उसकी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा बदल सकती है, उसे यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। सुहानी लाचार होकर अब सिर झुका लेती है। उसके आंसू गालों से बहते हुए द्राश के हाथ पर गिरने लगते हैं। द्राश एक नज़र अपने हाथ में गिरे सुहानी के आंसुओं को देखता है और फिर नज़रअंदाज कर देता है। वहीं दूसरी ओर सौरभ, रुखसार और सुरभि अब भी अपने छोटे से झोंपड़ी में थे। सौरभ इस वक्त रुखसार के पैर को देख रहा था। खासकर सौरभ को ही देख रही थी रुखसार। रुखसार एक पैर से चल नहीं पाती थी। उसका पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। असल में रुखसार बहुत साल पहले से पैरालिसिस से जूझ रही थी। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उसके पैर में रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। सौरभ ने अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कभी रुखसार को खोजने की कोशिश क्यों नहीं की। सौरभ को रुखसार के पैर को पकड़ता है और फिर रुखसार को उसका जरा भी आभास नहीं होता। सुरभि रुखसार के पैर को देखते हुए बोली, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख मांगे हैं, इसलिए माँ का इलाज नहीं हो सका। पापा, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना, अब माँ ठीक हो जाएगी ना। सौरभ सुरभि को देखते हुए कहता है, मेरा बच्चा, मैं खुद डॉक्टर हूँ और अब देखना, मैं तुम्हारी माँ को बिल्कुल जल्द ठीक कर दूंगा। सुरभि बहुत ज़्यादा खुश होती है तो वहीं रुखसार सौरभ को मुस्कुराते हुए देख रही थी। सौरभ रुखसार को गोद में उठा लेता है। रुखसार सौरभ के गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेती है। सुरभि भी जल्दी से सौरभ के बाजू को पकड़ लेती है। घर से निकलते ही बस्ती के लोग तीनों को घूर घूर कर देखने लगते हैं। वहीं सुरभि सबको देखकर खुश होकर कहती है, आंटी अंकल देखो देखो, ये मेरे पापा हैं। पापा हमें ले जाने के लिए आए हैं। सुरभि आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी और सबके सामने अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। सभी लोग अजीब नज़रों से ही तीनों को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रुखसार की गोद में लेकर जा रहा आदमी उसका पति है। रुखसार किसी को नहीं देखती, क्योंकि उसे जरा भी अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग सौरभ के बारे में क्या सोचें। वह तो अच्छी तरीके से जानती थी कि वह उसका पति है, जिसे वह बहुत प्यार करती है, और सौरभ भी उसे बहुत प्यार करता था। तीनों बस्ती से निकल जाते हैं। सुरभि घर जाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वह जल्दी से कार में बैठ जाती है। सौरभ रुखसार को सीट पर बैठाता है और फिर खुद ड्राइव सीट पर बैठ जाता है। सिंघानिया बिला
शौर्य वॉशरूम में बाहर निकलता है तो इसकी नज़र सीधे स्प्रा पर जाती है, जो अपने हाथ को सीने पर बांधे उसे ही देख रही थी। जगदीश जी ने जो स्प्रा से कहा था उसके बारे में स्प्रा कल से ही बात करना चाहती थी, लेकिन उसे शौर्य से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। शौर्य स्प्रा से नज़रें हटाकर कबर्ड से कपड़े निकाल कर पहनने लगता है। तभी स्प्रा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। शौर्य एक नज़र स्प्रा को देखकर अपना शर्ट के बटन लगाता है। स्प्रा उसे कुछ देर तक देखती है, फिर एकदम से ही कहती है, पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शौर्य के हाथ को बटन को लगा रहे थे, वह एकदम से रुक जाती हैं। शौर्य मन ही मन कहता है, ससुर बड़ा ही हिम्मत वाला निकला। स्प्रा शौर्य को घूरते हुए कहती है, आपने पापा के सिर पर गन पॉइंट की बस इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे आंखों में आंसू आने दिए। इसका मतलब आप इतने दिनों से मेरे साथ बस दूर रहने का नाटक कर रहे थे। शौर्य स्प्रा की बात सुनकर रहा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। स्प्रा उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, जवाब दीजिए हमें, क्यों किया आपने ऐसा, क्यों हमें धोखे में रखा। शौर्य स्प्रा की आंखों में देखता है, जिसे बस शौर्य के लिए बेशुमार शिकायत थी। उसकी आंखों में देखते हुए शौर्य अपना हाथ बढ़ाकर स्प्रा के चेहरे को छूता है। तभी स्प्रा तुरंत उसके हाथ को झटक देती है। स्प्रा शौर्य को अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, छूइए मत मुझे। स्प्रा की हरकतों से शौर्य के होठों पर एकदम से तिरछी स्माइल आ जाती है। शौर्य स्प्रा के छोटी सी उंगली को देखते हुए कहता है, कसम से बीवी, अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझे उंगली दिखाता तो उसकी उंगली कब की कट चुकी होती। स्प्रा अपनी उंगली को देखती है और शौर्य स्प्रा की ओर एक कदम बढ़ाता है। वैसे तो दोनों बहुत करीबी थे। शौर्य के कदम बढ़ने से और भी ज़्यादा हो जाते हैं। शौर्य स्प्रा के कमर पर हाथ रखता है और खुद को सटा लेता है। स्प्रा की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती हैं। स्प्रा शौर्य के सीने पर हाथ रख लेती है। शौर्य स्प्रा की आंखों में देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे डैड को धमकी दी, ऑफकोर्स मैंने दी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई तुम्हारे आंखों में आंसू आने दे। स्प्रा उससे तुरंत कहती है, आपने भी तो मुझे रुलाया और बहुत बार रुलाया, और आपको किसने धमकी दी। शौर्य भी तुरंत कहता है, किसी में इतनी ताकत जो मुझे धमकी दे सके। शौर्य के बोलते स्प्रा शौर्य के कॉलर को बहुत ही कसकर पकड़ लेती है। शौर्य स्प्रा के और करीब झुक जाता है। स्प्रा शौर्य की आंखों में देखते हुए कहती है, मिस्टर शौर्य खन्ना, आप पापा से माफ़ी मांगेंगे। अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपके साथ क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता। शौर्य की भौहें चढ़ जाती हैं, उसके होठों पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। वह स्प्रा को देखते हुए कहता है, हाय क्या अदा है तुम्हारी धमकी देने की। कहीं मैं इस अदा पे मर ना जाऊँ। तुम्हारे हाथों से तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। स्प्रा चिढ़ जाती है और उसे भी समझ आ जाता है कि शौर्य से इस धमकी से नहीं डरेगा। स्प्रा को शौर्य पहले से पागल लगता था। स्प्रा को चिढ़ता देख शौर्य को बहुत मज़ा आ रहा था। स्प्रा कुछ ही कहती उससे पहले ही बाहर से अप्रिता की आवाज़ आती है, भाई भाभी अभी के अभी आइए, सबने आप दोनों को बुलाया है। स्प्रा कुछ पल शौर्य को देखकर अप्रिता से कहती है, हाँ आ रहे हैं। कुछ 15 मिनट में ही दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं। स्प्रा सभी को देखते हैं। सभी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़े थे। स्प्रा दरवाजे पर देखती है तो सौरभ ने किसी औरत को गोद में उठा लिया था। स्प्रा के लिए तो ये एक अनजान औरत ही थी। शौर्य फ़ोन में बिजी था, पर अचानक से वह जैसे नज़ारे को नज़रें उठाकर देखता है तो वह वहीं जम जाता है। जब सभी देखते हैं तो शौर्य स्प्रा आ चुके थे। तो विशाखा, सौरभ, रुखसार और सुरभि तीनों की ही आरती उतारती है। सभी बहुत खुश थे कि उनका खोया हुआ परिवार का सदस्य मिल गया। आरती होने ही रुखसार सौरभ की गोद से उतरने को कहती है, क्योंकि वह खड़ी हो सकती थी, बस चल नहीं सकती थी। सौरभ रुखसार को उतारता है तो रुखसार झुककर विशाखा के पैर छू लेती है। विशाखा उसे जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। रुखसार सबको सुरभि से मिलाती है। तीनों अब तक दरवाजे पर ही खड़े थे। तभी विशाखा बोलती है, चलिए अंदर चलते हैं। सबके बस इतना बोलते ही शौर्य रुखसार के पैरों में गिर जाता है। शौर्य रुखसार के पैरों में पड़ते हुए कहता है,
आई एम रियली सॉरी माँ। रुखसार को समझ आता है यह शौर्य है, लेकिन वह माफ़ी क्यों मांग रहा है यह उसे समझ नहीं आता। शौर्य को रुखसार के पैरों में गिरा देखकर सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि उसने गलती ही ऐसी की थी। भले ही सबने माफ़ कर दिया, लेकिन शौर्य का ऐसा रिएक्शन सभी को पसंद आ रहा था। वहीं दूसरी ओर राज सुहानी को अपने साथ होटल ले आया था। सुहानी बस अपनी ज़िंदगी को कोस रही थी, इसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। राज ने तो अब सुहानी की नौकरी तक को ख़त्म कर दिया था। राज सुहानी को होटल रूम में बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम को देखकर सुहानी घबरा जाती है। द्राश उसे देखते हुए कहता है, रिमूव माई शर्ट। सुहानी नाम में सिर हिलाती है। द्राश गुस्से से उसे जबड़े को पकड़ लेता है और बहुत ही डार्क वॉइस में कहता है, आज से तुम मेरी नौकर हो। जो मैं कहूँगा तुम्हें करना होगा। नाउ मूव माई शर्ट, रिमूव माई शर्ट। बोलते ही द्राश सुहानी के जबड़े को छोड़ देता है। सुहानी दर्द से द्राश को देखती है, फिर उसकी शर्ट के बटन खोलती है। वह द्राश की शर्ट उतार देती है। द्राश वॉशरूम की ओर जाता और कहता है, फॉलो मी। सुहानी शर्ट को बेड पर रखकर द्राश के पीछे चली जाती है। द्राश शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और सुहानी को वॉश जेल देते हुए कहता है, इसे मेरी बॉडी पर लगाओ। सुहानी ना चाहते हुए भी जेल लेकर द्राश की बॉडी पर लगाती है। द्राश सुहानी की छुअन को सिड्यूस हो रहा था। वही सुहानी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। द्राश अचानक ही सुहानी को दीवार से सटाता है और उसके कपड़ों को फाड़ कर फेंक देता है। उसके चेहरे पे गुस्सा था और वह गुस्से में भरी आंखों से सुहानी के ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सुहानी अपनी हालत पर अब रो रही थी, पर उसके आंसू शॉवर के पानी में छिप रहे थे। सुहानी द्राश के सामने बस यूजी में थी। सुहानी दो की बॉडी को देखकर जैसे द्राश की बॉडी में आग लगती है, पर वह कुछ नहीं करता, बस सुहानी को देखता रहता है। द्राश सुहानी को देखकर उसकी ओर धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा था। सुहानी के गीले होठ उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। द्राश ने जो सुहानी के साथ 2 रात बिताई थी, उसमें उसने कभी सुहानी के होठों को नहीं चूमा था, लेकिन आज द्राश का मन उसके होठों को चूमने का कर रहा था। द्राश होठों को से होकर सुहानी की आंखों में देखता है, जो बंद थी। द्राश सुहानी के पूरे चेहरे को बहुत ही गौर से देखता है। द्राश समझ रहा था कि वह धीरे धीरे उसे अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। द्राश सुहानी को कमर को कसकर दबाता है। सुहानी के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। सुहानी अपनी आंखें खोलती है। द्राश उसे झटके से छोड़ देता है। द्राश उसे दूर होते हुए उसे कहता है, जैसी हो वैसी ही बाहर जाओ। बोलते ही वह बाहर निकल जाता है। सुहानी अपनी आंखों में पहुँचते हुए कुछ ही पल में बाहर जाती है। बाहर जाकर वह देखती है द्राश बाथरूम में था। द्राश अब सोफे पर बैठकर खाना खाने लगता है। सुहानी उसे देखती रहती है। उसे भूख लग रही थी और ठंड भी लग रही थी, क्योंकि अब भी वह गीले इनरवियर में थी। द्राश खाते हुए कहता है, इस कमरे में एक कदम भी बाहर मत निकालना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सुहानी चुपचाप खड़ी रहती है। द्राश कुछ निवाला खाने के बाद उठता है और फिर सुहानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सुहानी के चेहरे को देखते हुए द्राश उसे कहता है, रिमूव माई बाथरूम। सुहानी एक नज़र उसे देखती है और फिर उसका बाथरूम खोल देती है। द्राश के अंदर कुछ नहीं पहना था, जिसे सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। द्राश उसे बिना भाव के देखता और कहता है, अब तुम ये बाथरूम पहनो और मुझे कपड़े ले कर दो। सुहानी जल्दी से बाथरूम पहन लेती है और कबर्ड से द्राश के लिए कपड़े ले आती है। द्राश खुद पैंट पहनता है और शर्ट सुहानी को पहनने के लिए कहता है। सुहानी आंखें बंद करके उसे शर्ट पहना रही थी। द्राश बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहता है, ओपन योर आईज। द्राश के कहते सुहानी आंखें खोलती है और द्राश सुहानी के चिन को पकड़े उसकी आंखों को देख कर कहता है, जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ तो मेरी मर्जी के बगैर अपनी आंखें भी बंद नहीं करोगी। गॉट इट? सुहानी हाँ में सिर लाती है। द्राश सुहानी के गाल को रब करते हुए से कुछ पल देखता है, फिर कबर्ड से हथकड़ी लेकर सुहानी के पैरों पे हथकड़ी लगा देता है। सुहानी द्राश को देखती है पर कुछ नहीं कहती। द्राश उठकर टेबल से अपना फ़ोन उठाता है। द्राश होटल रूम से बाहर निकलकर रूम को लॉक करके चला जाता है। सुहानी अपने पैर को देखती है, फिर टेबल पर रखे खाने को। भूख की वजह से वह कूदते हुए सोफे की ओर जाती है।
सोफे के पास पहुंचकर वह जल्दी से सोफे में बैठकर अब द्रांश का बचा खाना खाने लगती है। भले ही वह छोटी थी, लेकिन भूख में कभी छोटी नहीं दिखती। सिंघानिया विला। रुखसार और सुरभि के स्वागत के बाद आव्या, अप्रिता और स्वर्णा सुरभि को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं सौरभ रुखसार को अपने बेडरूम में लेकर आता है। रुखसार अब बेड पर बैठी थी। उसे सौरभ ने बता दिया था कि शौर्य ने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से वो माफ़ी मांग रहा है। शौर्य भी सौरभ के कमरे में आ गया था। शौर्य रुखसार से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुखसार उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह शौर्य को देख भी नहीं रही थी। शौर्य अब रुखसार के सामने खड़ा होकर कहता है, माँ कुछ बोलिए, आपको मुझे माफ़ नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन इनफैक्ट मुझसे बात तो कीजिए। रुखसार कुछ पल रुककर जवाब देती है, हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई। बोलते हुए रुखसार के चेहरे पे बस दर्द ही दर्द दिख रहा था। माँ। बोलते हुए शौर्य आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुखसार खुद को इस तरह से सारे इल्जाम अपने ऊपर ले रही थी। शौर्य को पता था उसकी माँ इतनी अच्छी है कि वह कभी भी शौर्य को गलत नहीं समझेगी। शौर्य आगे बढ़कर रुखसार को गले लगा लेता है। रुखसार शौर्य के गले लगते ही उसे कसकर पकड़ लेती है और रोने लगती है। उसे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। शौर्य रुखसार के गले लगे हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी माँ, मैंने आपके संस्कारों को पालन नहीं किया, मैंने आपको गलत समझा। रुखसार रोते रह जा रही थी और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका जन्मा बच्चा ऐसा कुछ करेगा। सौरभ बस दोनों माँ बेटों को देख रहा था। कुछ देर बाद काव्या स्प्रा को लेकर अंदर आती है और बेड पर आते हुए कहती है, रुखसार, अब पुरानी बातों को याद करके दुखी रहने की कोई मतलब नहीं है। सारे गिले शिकवे को दूर करके अब हम यहाँ नई शुरुआत करने आए हैं ना। इसमें आपकी कोई गलती थी ना। शौर्य की गलती तो उस वक्त की थी। अब सब कुछ भूल जाइए। कल से शादी की रस्म की शुरुआत होने वाली है। आपके बेटे की भी शादी है, तो अब नाराज न रहकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। रुखसार हैरानी से पहले काव्या को देखती है और फिर शौर्य को। काव्या अब स्प्रा की ओर देखते हुए कहती है, ये रही आपकी बहू, और स्प्रा ये आपकी सास है, शौर्य की माँ। स्प्रा जल्दी से आगे बढ़ के रुखसार के पैर छू लेती है। शौर्य अब बेड पर उठ चुका था। रुखसार पहले तो इन सब से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन स्प्रा के पैर छूते ही वह उसे अपने पास बुलाती है। स्प्रा रुखसार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रुखसार स्प्रा के बैठने को कहती है तो स्प्रा बैठ जाती है। रुखसार स्प्रा के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, हमेशा खुश रहिएगा। स्प्रा हल्का मुस्कुरा देती है। रात का वक्त। आव्या इस वक्त द्रांश के बारे में सोच रही थी। उसे द्रांश की हरकतें परेशान कर रही थी। वह इतना ज़्यादा रुद्र की तरह एक्ट करता था कि आव्या अब यह सोचने लग गई कि कहीं फ्यूचर में भी उसके साथ यह ना हो जाए। आव्या द्रांश के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे बालकनी में कुछ आवाज़ आई। आव्या आवाज़ देती है, कौन है? आवाज़ देते हुए आव्या बालकनी की ओर जाती है। आव्या बालकनी में आकर देखती है जहाँ कोई भी नहीं था। एकदम से उसकी नज़र एक कागज़ पर जाती है जिसे पत्थर से लपेटकर फेंका गया था। आव्या कागज़ को उठाती है। पत्थर को निकालकर आव्या उस कागज़ पर लिखे शब्दों को पढ़ती है। पढ़ते हुए आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो रुद्र बालकनी के दरवाजे से टेक कर खड़ा हुआ था और आव्या भी मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। रुद्र के चेहरे पे एक्सप्रेशंस तो नहीं थे। रुद्र आव्या की ओर बढ़ते हुए आव्या उसे देखते हुए कहती है, यू नो रुद्र, मम्मा ने कहा कि हम शादी से पहले नहीं मिल सकते। रुद्र आव्या के करीब जाकर उसके कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट देता है। आव्या पहले उसे हाथ को देखती है और फिर रुद्र की आंखों में देखती है। रुद्र भी आंखों में देखने से हुए कहता है, और तुम्हें लगता है मैं किसी की बात सुनूंगा? आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स नो। रुद्र अपने पॉकेट में एक ब्लूटूथ ईयरफोन निकालकर आव्या के कान में लगाता है। आव्या उसे कंफ्यूज होकर देखती है। रुद्र आव्या को घुमाता है तो आव्या की पीठ रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र आव्या के कान में धीरे से कहता है, लेट्स डांस। आव्या के कानों में अब गाना सुनाई देने लगता है। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है,
तुम इतनी रात को यहाँ डांस करने आए हो? रुद्र आव्या के फिर से अपनी ओर घुमाता है और खुद के बेहद करीब उसे सटा लेता है। आव्या मुस्कुराते हुए रुद्र को आंखों में देखती है। रुद्र भी आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, आई रियली मिस यू बेबी गर्ल। दोनों अब डांस करने लगते हैं। आव्या रुद्र से कहती है, अच्छा, जब 2 दिन तक मुझसे बात नहीं कर रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई? रुद्र आव्या को घुमाते लगता है और फिर एकदम से उसे करीब खींचकर कहता है, याद याद तो बहुत आई थी, बहुत। इतनी याद आई थी तुम्हारी नींद में जाते ही मैं तुम्हारे करीब खिंचा चला जाता हूँ। रात में तुम्हारे बहुत करीब होता हूँ पर तुम सोई रहती हो। आव्या अब रुद्र को घूरती है, फिर मुंह बनाते हुए कहती है, इसका मतलब मैंने बेकार में ही अपने आंसू बहाए? विदाई के वक्त के लिए मैं जमा करके रख रही हूँ और तुमने वेस्ट करा दिए। रुद्र सीधा उसे जवाब देता है, मैंने नहीं कहा था रोने के लिए, तुम ही बात बात पर रो देती हो, तो मेरी इसमें क्या गलती है? आव्या फिर से मुंह बना लेती है, पर तुम इतना गुस्सा कर रहे थे तो मुझे भी अपने आप रोना आ गया। तुम्हारी वो लाल आंखें और तेज सांसें मुझे डरा देती हैं। तुम हमेशा ऐसे स्वीट रहा करो ना प्लीज़, तुम मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। दोनों बातों में उलझे डांस कर ही रहे थे। दोनों बहुत ज़्यादा करीब थे। रुद्र आव्या के दोनों हाथों को अब अपने गर्दन पर लपेट लेता है, जिससे दोनों और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। आव्या अब रुद्र के पैरों के ऊपर चढ़ जाती है। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए सीरियस होकर जवाब देता है, अगर तुम चाहती हो मैं ऐसा रहूं तो मेरी हर बातों को गौर करा करो, मुझे ज़्यादा वक्त दो और सबसे ज़रूरी बात, मेरे सिवाय किसी के करीब जाने की कोशिश मत करो। आव्या बहुत धीरे से कहती है, धमकी दे रहे हो या मुझे ऑर्डर दे रहे हो? रुद्र के पैर अब रुक जाते हैं। वे आव्या के होठों को छूते हुए कहता है, ऑर्डर समझो या धमकी, पर तुम्हें यह करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बेबी गर्ल। आव्या अब एकटक रुद्र की आंखों में देखने लगती है। रुद्र आव्या को एकदम से गोद में उठाता है और कमरे के अंदर ले जाता है। आव्या को बेड पर लेटता है और रुद्र अब आव्या के बगल में लेटकर उसके कान में ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है। आव्या के हाथ अब भी रुद्र के गले से लिपटे हुए थे और रुद्र हाथों को हटाकर आव्या के ब्लैंकेट से कवर कर देता है। आव्या रुद्र की आंखों में देखते हुए कहती है, आई लव यू रुद्र। आव्या के होठों पर धीरे से किस करता है, फिर कहता है, गुड नाइट। आव्या भी मुस्कुराते हुए कहती है, गुड नाइट। रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए उसे गाल को रब करता है। आव्या रुद्र के हाथ को पकड़ लेती है। रुद्र आव्या से कहती है, बस कुछ दिन और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे भी उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। रुद्र अब आव्या के माथे पर किस करता है और बेड से उठ जाता है। आव्या बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रुद्र चला जाए, लेकिन अगर वह नहीं गया तो सुबह जा भी नहीं पाएगा, ये उसे अच्छी तरह से पता था। रुद्र खड़ा हुआ आव्या को ही देख रहा था। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह आव्या से कभी दूर हो, पर उसे जाना तो था ही। रुद्र को यूं खड़ा देखकर आव्या कहती है, अब जाओ भी, मम्मा ने देखा तो बहुत ताने देख मारेंगी। रुद्र अब वहाँ से चला जाता है और आव्या रुद्र को जाते हुए देखती रहती है। आव्या वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर अपनी आंखों में अब नींद का नामोनिशान नहीं था। आव्या कुछ वक्त करवट बदलती है और परेशान होकर बैठ जाती है। वह कुछ सोचते हुए उठकर आदित्य और आव्या के रूम में सोने के लिए चली जाती है। उसे शादी के बाद दूर होने का ख्याल आ रही थी, इसलिए वह सो नहीं पा रही थी। प्लीज़ सॉरी, ये डिस्टर्बेंस जो है वो बारात निकल रही है रामचंद्र जी की। नवरात्रों में जो रामलीला होती है उसकी बारात निकलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा घर जो है वो मेन रोड पर पड़ता है। जब शिवरात्रि आती है तब भी ऐसे ही होता है और अब नवरात्रे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमारे त्यौहार हैं और हमें अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे। वहाँ पे जाना, राम बारात देखना और एंजॉय करना। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, राधे राधे।